हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं मैक्स वेबर से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि पीजीटी एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इससे पहले हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि आप डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। आप क्विज अटेंड करने के लिए 9 AM और 9 PM पर टेलीग्राम क्विज पर लाइव आकर क्विज अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किसने कहा है कि वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति? एक मिनट रुकिए। हाँ, तो पहला प्रश्न है कि सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वरस्टियन की अवधारणा का प्रयोग किया था? मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो पैरेटो, कार्ल मार्क्स या हीगल? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, कि मैक्स वेबर के द्वारा वरस्टियन अवधारणा या पद्धति का प्रयोग किया गया था। वरस्टियन जो शब्द है वह जर्मन भाषा से है। इसका अर्थ है अंतर्दृष्टि या व्यक्तिगत बोध। जो व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रियाओं तथा दूसरों की भूमिकाओं के निर्वाहक द्वारा प्राप्त करता है। किसी तथ्य अथवा घटना की अंतर्दृष्टि के द्वारा समझने के प्रयास को इन्होंने वरस्टियन कहा है। वेबर ने कहा है कि यदि समाज वैज्ञानिक व्यक्तियों का समूह और समूहों के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहता है तो वह दूसरों की भूमिका का निर्वहन करना सीखना होगा। मतलब किसी भी घटना का अध्ययन उस व्यक्ति की भूमिका के अंतर्गत या जो व्यक्ति को उस जगह रखकर देखना वरस्टियन पद्धति इन्होंने कहा है। तो यह प्रश्न यूके जीआईसी प्रवक्ता 2020 में पूछा गया था। अगला है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर, जे गोल्डथ्रोप या इमाइल दुर्खी या टी पार्सन? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने 3 सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने कहा किसी वर्ग का निर्धारण 3 है। एक तो व्यक्ति के लाइफ स्टाइल यथा जीवन के अवसर, आर्थिक हेतु एवं बाजार दशाएं। इन 3 आधार पर व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा जो वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं, जो सेवाएं समाज में पाई जाती हैं, उनका लाभ कोई व्यक्ति किस तरह से ले रहा है वह उस प्रकार के वर्ग में पाया जाता है। अगला इन्होंने कहा, अगला प्रश्न है कि वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है? कार्ल मार्क्स ने, लुइस क्लोजर ने, विल्फ्रेडो पैरेटो और मैक्स वेबर? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर के द्वारा वर्ग स्थिति की बात की गई है। तो वर्ग स्थिति की बात यह किन संदर्भ में करते हैं? तो सॉरी तो यह बाजार और संपत्ति के रूप में सामाजिक वर्ग का विश्लेषण करते हैं। अगला है, किसने कहा है कि वास्तव में व्यक्ति ही वर्ग स्थिति, जो व्यक्ति की वर्ग स्थिति होती है वह उसकी बाजार स्थिति होती है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, CW मिल्स या जे बर्नार्ड? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया प्रश्न है। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है, अर्थात जरूरी विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता का पर आधारित होती है, यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, या नैतिक सत्ता पर आधारित है? तो नौकरशाही जो है आधुनिक समाज की विशेषता के रूप में इन्होंने कहा है कि यह एक तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। उनका मानना है कि जो नौकरशाही है तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित संगठन एवं प्रभावकारी रूप से बुनियादी रूप से शामिल होता है, अर्थात इसमें नियम कानून आदि जो है एक संगठित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा इन लोगों का चयन होता है। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकारों की सत्ताओं में निम्नलिखित में से केवल एक को छोड़कर वह कौन है? तो 3 मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता की बात की है, तो इसमें से कौन सा सत्ता नहीं है? तार्किक वैधानिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, धार्मिक सत्ता या परंपरागत सत्ता? तो
इन्होंने जो है धार्मिक सत्ता की बात नहीं की है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसके अलावा मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ताओं का चर्चा की है। एक तार्किक सत्ता, एक करिश्माई सत्ता, एक परंपरागत सत्ता। ये सत्ता इस प्रकार होते हैं। तार्किक जो हमने देखा है नौकरशाही का इसका उदाहरण के रूप में देखते हैं, जिसपे कि कुछ नियम या कानून या कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है कि उस प्रकार को फॉलो विशेषताओं के आधार पर ही उस पद के लिए किसी व्यक्ति का चयन होता है। करिश्माई व्यक्ति का सत्ता जैसे गांधी जी थे कि किसी व्यक्ति या विचारधारा से इस तरह प्रभावित हो जाना कि उस व्यक्ति को फॉलो करके उसे अपना नेता बना लेना एक करिश्माई सत्ता का उदाहरण है। परंपरागत सत्ता, राजा का बेटा राजा बनता है, तो यह एक परंपरागत सत्ता के अंतर्गत शामिल होता है। अगला है शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? विल्फ्रेडो पैरेटो, एस एम लिप्सेट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो शक्ति के जो वैधीकरण का सिद्धांत है वह मैक्स वेबर द्वारा किया गया है। इन्होंने कहा है कि जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो वह सत्ता के रूप में बदल जाता है। अगला है निम्नांकित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? अगस्त काम्टे, किंग्सले डेविस, टी पार्सन्स या मैक्स वेबर। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने अपनी आइडियल टाइप की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा के 2 परस्पर विरोधी अर्थों में किया है। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के प्रथम अध्याय में प्रोटेस्ट एथिक्स के आदर्श प्रारूप की रचना की। इसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंस में भी तार्किक व्यवहार और शुद्ध बाजार के लिए आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किए हैं। तो एक तरफ जहां उन्होंने धर्म का अध्ययन करने के लिए या आर्थिक विकास में धर्म की भूमिका को देखने के लिए आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया था, वहीं इन्होंने मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस में वैज्ञानिक सिद्धांतिक तार्किकता एवं शुद्ध बाजार स्थिति के लिए आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया है। और इसके अलावा वेबर जो है इन्हें नौकरशाही तंत्र के लिए आदर्श प्रारूप का प्रयोग करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि आदर्श प्रारूप का प्रयोग रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी किया है। और कहाँ किया है? इन्होंने लोक समाज के अध्ययन के लिए इन्होंने आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया है। अगला है समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? अगस्त काम्टे, दुर्खीम, वेबर या स्पेंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा वेबर। अगला है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो मैक्स वेबर ने 4, 6, 8 या 10। तो यह 4 प्रकार की क्रियाओं की चर्चा करते हैं। वेबर ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए यह किया कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उन्होंने सामाजिक क्रिया को 4 प्रकार से विभाजित किया। पहला बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया, दूसरा इन्होंने मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरा भावनात्मक सामाजिक क्रिया और चौथा परंपरागत सामाजिक क्रिया के रूप में इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। अगला है सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? तो इसे सही क्रम के रूप में दिए गए संकेतों के आधार। तो वेबर जो है सही क्रम में सर्वप्रथम इन्होंने मूल्यांकनात्मक क्रिया की बात की है। उसके बाद यह सर्वप्रथम इन्होंने तार्किक क्रिया की बात की है, देन मूल्यांकनात्मक क्रिया की बात करते हैं और इसके बाद प्रभावात्मक क्रिया की बात करते हैं और लास्ट में परंपरागत समाज की या क्रिया की बात करते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पहला 1 नंबर पे तार्किक, 2 नंबर पे मूल्यांकनात्मक, 3 पे प्रभावात्मक या भावात्मक और 4 पे परंपरागत क्रिया की चर्चा की है। अगला मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? अंतःक्रिया, तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया। तो अंतःक्रिया की चर्चा जो है मैक्स वेबर नहीं करते हैं। इन्होंने 4 प्रकार की क्रिया
की है, 3 यहाँ पे तार्किक, भावनात्मक, परंपरागत है और एक मूल्यांकनात्मक क्रिया। अगला है, मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार दिया है। समाज की क्रिया का वस्तुपरक मापन, सामाजिक क्रिया की गणितीय अभिव्यक्ति, सामाजिक क्रिया का मशीन द्वारा प्रक्रम या सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी। मैक्स वेबर ने सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के बीच जो अंतर किया हुआ सामाजिक क्रिया के वस्तु परक समझ के ऊपर या सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन के रूप में किया है। अगला है, किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? वेबर, मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खीम। तो यहाँ राइट आंसर ये हो जाएगा। यह फेवरेट क्वेश्चन है कि लगभग पीजीडी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट में क्वेश्चन ज़्यादातर यह पूछा जाता ही है। तो इसका राइट आंसर वेबर हो जाएगा। वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में यह साबित किया कि पाश्चात्य देशों में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ वह प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण हुआ। मैक्स वेबर ने दुनिया के लगभग 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया, जिनमें इन्होंने हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, कन्फ्यूशियस तथा यहूदी धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक जीवन एवं सामाजिक संगठन एवं आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण धर्म की भूमिका सर्वाधिक होती है। तो इन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंट धर्म में नैतिकता के कारण जो है यहाँ पर पूंजीवाद का विकास हुआ है, और वहीं जो भारतीय या हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, इसमें धर्म को इकट्ठा करना पाप समझा जाता है, इसलिए वहाँ पे पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ, ऐसा इनका मानना था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं के साथ जोड़ा है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म की को जो पूंजीवाद के विकास के रूप से जोड़ा है। अगला है, मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों को चुना? 6, 8, 4, 7। तो इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया। कौन कौन? हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस और यहूदी। अगला है, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म की आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना कि मात्र यही कारण है, कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारकों में से एक है या इनमें से कोई नहीं। तो वेबर कहते हैं पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण कारकों में से धर्म एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला है, निम्नांकित में से किसने तार्किकता को 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की है? अगस्त काम्टे, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस या इमाइल दुर्खीम। तो यार जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला है, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज में विवेकीकरण के माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, आई.पी. देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मैक्स वेबर का कथन है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अगला है, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था सकारात्मक दर्शन, अर्थशास्त्र एवं समाज, मनुष्य बनाम समाज या समाजशास्त्र के सिद्धांत। तो जो इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में किए हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों की जो व्यक्त करने का माध्यम था वह अर्थव्यवस्था और समाज था। वेबर का कहना था कि व्यक्ति के उत्पादन के साधनों या संपत्ति पर कितना नियंत्रण है, मात्र इसी बात पर ही वर्ग का निर्धारण नहीं होता। अर्थात कार्ल मार्क्स के आलोचना करते हुए ने यह कहा, कोई भी व्यक्ति किस वर्ग या श्रेणी में होगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि खुले बाजार में उसकी योग्यता या उसकी स्थिति या परिस्थिति प्रतिष्ठा क्या है।
अर्थात उसकी सेवा की क्या कीमत है। अगला है, किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों का अनुसरण या अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो मैक्स वेबर, मैकाइवर एवं पेज, रॉबर्ट मर्टन या कापलान। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं, अर्थात सत्ता तो होती है लेकिन वह प्रशिक्षित और वेतनभोगी भी होते हैं। इनमें एक अमूर्त एवं स्पष्ट विशेषता पाई जाती है, अर्थात नियमों की एक अमूर्त विशेषता होती है जो कि एकदम स्पष्ट होती है। तो यह नौकरशाही के संबंध में इन्होंने कहा है। अगला है, अधिकारी तंत्र किन मूल्यों का ह्रास होता है? आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनैतिक मूल्यों का या परंपरागत मूल्यों का? तो अधिकारी तंत्र के माध्यम से परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। परंपरागत मूल्य जैसे पहले होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चुनाव होते हैं और चुनाव में जो विजयी होती है जिस पार्टी का, तो वही नेता होता है। या अधिकारी तंत्र में भी जिसके पास अच्छी काबिलियत है या हुनर है वही अच्छे पदों पर जा रहा है। अगला है, वेबर के विचार। वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा है विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा तार्किकरण या विवेकीकरण। तो वेबर का जो ऐतिहासिक प्रगति के विकास की प्रक्रिया को व्यक्त करते हुए उन्होंने विवेकीकरण कहा है कि जब दुनिया के महान धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन की समस्या को उठाया गया तब उनके सामने यूरोपीय सभ्यता प्रमुख थी, अर्थात वह यूरोप के थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम यूरोप की सभ्यता को देखा। वहाँ उन्होंने पाया कि इस सभ्यता में विवेकीकरण और अधिकारी तंत्र को स्वीकार करने के बुनियादी तत्व पहले से ही थे। पश्चिमी सभ्यता में इसकी विशेषता ने आधुनिक पूंजीवाद का विकास किया। अगला है, सत्ता की प्रभुत्ता का अर्थ है एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना या शास्त्रीय में शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सत्ता की प्रभुत्ता का अर्थ है कि एक शासक का होना, शासित होने वाले एक समूह का होना। जब शासक होगा तो एक समूह होगा, तभी तो उस समूह पे शासन करने के लिए एक शासन होगा और उसके लिए कुछ आदेश और नियम भी होंगे जो शासक देगा और उससे शासित लोग उसे स्वीकृति प्रदान करेंगे, अर्थात उसका निर्वहन करेंगे। तो उपर्युक्त सभी सत्ता की प्रभुत्ता को में सम्मिलित है। इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता की चर्चा की है, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। तो सत्ता की जो प्रभुत्व देखी जाती है वह अधिकतर परंपरागत सत्ता के में देखी जाती है। अगला, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई इन 3 श्रेणियों तो सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई इन 3 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम या पार्सन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह है मैक्स वेबर। तो यहाँ पे राइट आंसर मैक्स वेबर है। तो देख रहे हैं ना किस तरह से सत्ता के संदर्भ में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग ईयर के एग्जामों में। अगला है, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? परंपरागत, तानाशाही, वैधानिक या तार्किक या करिश्माई। तो इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता बात की है, परंपरागत, वैधानिक और करिश्माई की। तानाशाही की बात नहीं करते। तो यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है या नहीं है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, तानाशाही की चर्चा इन्होंने नहीं की है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद। अगर मैक्स वेबर के ऊपर डिटेल वीडियो देखनी है तो आप हमारे वीडियो के वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ पर मैक्स वेबर से संबंधित सभी विचारों को डिटेल रूप में देख सकते हैं, जो कि 3 से 4 पार्टों में एकदम विस्तृत व्याख्या के रूप में है। तो धन्यवाद।